Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. From today, we are going to start the unit number 4th. And this is regarding the borrowing powers of the company. Today, we will discuss about द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ बोरोइंग और लोन। क्या मतलब होता है बोरोइंग का या लोन का? क्योंकि अगर कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस है वो अपनी एक्टिविटीज़ को रन करना चाहता है तो इसके लिए इसको फंड की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए अगर लार्ज स्केल पर बिजनेस चल रहा है तो उसके लिए लार्ज स्केल पर फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ पर्टिकुलर फंड तो जो फर्म है वो अपने बेसिस पर कलेक्ट कर लेती है, यानी कि जो उसका ऑनर है वो अपने बेसिस पर कलेक्ट कर लेता है, लेकिन इतना फंड वो कलेक्ट नहीं कर सकता जिसके बेसिस पर फर्म के ऑपरेशंस को प्रॉपर्ली रन किया जा सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसे लोन लेना पड़ता है। ये एक जनरल कॉमर्शियल प्रैक्टिस है कि बिजनेस के ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए फंड्स को बोरो किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो ये जो बोरो करने की प्रोसेस होती है दैट इज अ कॉमन प्रैक्टिस विच इज फॉलोड बाय ईच एंड एवरी फर्म। बोरो करने का मतलब क्या होता है? बोरोइंग का मतलब होता है टू बोरो बाय इशूइंग डिवेंचर्स और बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज और रेजिंग लोन्स इन एनी अदर वे वेदर विद और विदाउट सिक्योरिटी, बट इट डज नॉट इंक्लूड द टेम्पररी बोरोइंग or loans repayable on demand or within a period of 6 months from the date of the borrowing or loans. बोरोइंग का मतलब होता है डिवेंचर्स को इश्यू करना, बॉन्ड्स को इश्यू करना या अदर सिक्योरिटीज को इश्यू करना या लोन को रेज करना या तो सिक्योरिटी के साथ में या फिर बिना सिक्योरिटी के साथ में। दो तरीके से लोन्स को फॉलो किया था, रेज किया था, आइदर विद सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी। लेकिन जब हम लोन के रेजिंग की बात करेंगे तो इसमें हम टेम्पररी बोरोइंग या टेम्पररी लोन्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, विच इज रिपेबल ऑन डिमांड। टेम्पररी बोरोइंग का मतलब क्या होता है? द बोरोइंग्स और द लोन्स विच आर रिपेबल ऑन डिमांड और विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द बोरोइंग और लोन्स, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर, बोरोइंग के 6 महीने के अंदर अंदर जिन पर्टिकुलर लोन्स का आपको रीपेमेंट करना होता है, ऐसे लोन्स को हम टेम्पररी लोन की कैटेगरी में रखते हैं, टेम्पररी बोरोइंग की कैटेगरी में रखते हैं और इन्हें हम बोरोइंग की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो बोरोइंग का मतलब क्या होगा? डिवेंचर्स को इश्यू करना, बॉन्ड्स को इश्यू करना, अदर सिक्योरिटीज को इश्यू करना, लोन्स को रेज करना विद और विदाउट सिक्योरिटी, दैट इज नोन एज द बोरोइंग। अब पॉइंट आता है कि बोरोइंग पावर्स के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस फॉलो किए जाते हैं। तो यहां हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे जो डिफाइन करेंगे रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ बोरोइंग। तो इसके लिए कंपनी एक्ट में कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं। क्या क्या है ये प्रोविजंस? द फर्स्ट प्रोविजन इज इम्प्लाइड पावर ऑफ ट्रेडिंग कंपनी, यानी कि अगर कोई ट्रेडिंग और कॉमर्शियल कंपनी है देन दिस कंपनी हैज इम्प्लाइड पावर टू बोरो इवन दो there is no express power conferred on it by its memorandum। चाहे इसके मेमोरेंडम में इसके रिगार्डिंग कोई एक्सप्रेस पावर है या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ट्रेडिंग और कॉमर्शियल कंपनी की एक इम्प्लाइड पावर होती है कि ये फंड्स को बोरो कर सकती है। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो एक ट्रेडिंग कंपनी है ये अपने बिजनेस के पर्पस को कंप्लीट करने के लिए बोरो कर सकती है, जबकि इसके मेमोरेंडम में प्रोहिबिटेड हो तो भी, मेमोरेंडम में इसके बारे में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो या नहीं हो, उसके बावजूद भी एक ट्रेडिंग कंपनी के पास इम्प्लाइड पावर होती है अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए फंड को बोरो करने की। तो हम इसे बोलते हैं इम्प्लाइड पावर ऑफ ट्रेडिंग कंपनी। क्लियर? लेकिन क्या होता है, यूजुअल प्रैक्टिस क्या होती है कि जो एक ट्रेडिंग कंपनी है वो अपने मेमोरेंडम में एक एक्सप्रेस पावर को इंक्लूड करती है कि वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए मनी को बोरो करेगी।
और इसके लिए वो डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके रिगार्डिंग अपने आर्टिकल में प्रोवाइड भी करती है। क्लियर। सेकेंड वन इज द नो इम्प्लाइड पावर ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंपनी। नॉन ट्रेडिंग कंपनी का मतलब क्या होता है? द कंपनी विच इज डूइंग द बिजनेस नॉट फॉर अर्निंग द प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट को अर्न ना करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क कर रही होती है, ऐसी कंपनी को हम नॉन ट्रेडिंग कंपनी का नाम देते हैं। अ नॉन ट्रेडिंग कंपनी हैज नो इम्प्लाइड पावर टू बोरो फॉर एनी पर्पज, यानी कि इसके पास बोरो करने के लिए कोई भी इम्प्लाइड पावर नहीं होती है। ये तभी बोरो कर सकती है जब इसका मेमोरेंडम इसको एक्सप्रेस पावर प्रोवाइड करता है बोरो करने की, और उसके लिए भी मेमोरेंडम में एक लिमिट सेट की जाती है कि किस लिमिट तक वो फंड को बोरो कर सकता है। क्लियर। यानी कि ट्रेडिंग कंपनी की तो इम्प्लाइड पावर होती है, लेकिन नॉन ट्रेडिंग कंपनी की इम्प्लाइड पावर नहीं होती है। अगर उसे लोन लेना है तो इसके लिए उसे अपने मेमोरेंडम में इसके रिगार्डिंग एक एक्सप्रेस पावर को प्रोवाइड करना होगा, तभी ये लोन को फॉलो कर सकती है। क्लियर। और उसके लिए भी इसको क्या करना पड़ेगा? लिमिट को सेट करना पड़ेगा कि किस लिमिट तक ये फंड को बोरो कर सकती है। ओके। नाउ द थर्ड वन इज द स्टैट्यूटरी लिमिट ऑन बोरोइंग। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी कंपनी कैन नॉट बोरो मनी एक्सीडिंग द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट्स फ्री रिजर्व्स अपार्ट फ्रॉम द टेम्पररी लोन्स। टेम्पररी लोन्स को हम इंक्लूड करने नहीं है इसके अंदर। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के, वो कंपनी की पेड अप कैपिटल और उसके फ्री रिजर्व से ज़्यादा मनी को बोरो नहीं कर सकते। ये लॉ के द्वारा एक लिमिट इंपोज की गई है बोरोइंग पर। कोई भी कंपनी हो चाहे इसके अंदर, कोई भी कंपनी अपनी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज़्यादा अमाउंट को या मनी को बोरो नहीं कर सकती है, जिसमें हम टेम्पररी लोन्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके। द नेक्स्ट वन इज द लिमिट सेट बाय मेमोरेंडम। कोई भी कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बेसिस पर कंपनी की बोरोइंग पर एक लिमिट को भी सेट कर सकती है, लेकिन ये लिमिट क्या है? जो स्टैट्यूटरी लिमिट है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है। दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द बोरोइंग बियॉन्ड लिमिट्स। यानी कि अगर कोई कंपनी अपनी स्टैट्यूटरी लिमिट से ज़्यादा बोरो करना चाहती है, तब क्या केस बनेगा? तो उस केस में जो डेट होगा वो वैलिड नहीं होगा और ये इफेक्चुअल भी नहीं माना जाएगा। यानी कंपनी किसी भी कंडीशन में अपनी स्टैट्यूटरी लिमिट से ज़्यादा अमाउंट को बोरो नहीं कर सकती है। अगर वो ऐसा करती है तो ये वैलिड नहीं होगा और ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा, नल एंड वॉइड, और इफेक्चुअल भी नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द टेम्पररी लोन्स नॉट इंक्लूडेड। जब हम बोरोइंग लिमिट की बात करते हैं तो उसमें हम टेम्पररी लोन्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। यानी कि जो भी स्टैट्यूटरी लिमिट है उसको काउंट करते समय टेम्पररी लोन्स को अलग कर दिया जाता है। टेम्पररी लोन्स का मतलब द लोन्स विच आर रिपेबल ऑन डिमांड और विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द लोन। यानी कि जिन लोन्स को आपको डिमांड पर रिपे करना होता है या फिर जिनके इश्यू से 6 महीने के अंदर अंदर आपको उनको रिपे करना होता है, ऐसे लोन्स को हम टेम्पररी लोन्स का नाम देते हैं और इन्हें स्टैट्यूटरी लिमिट में इंक्लूड या काउंट नहीं किया जाता है। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज द टाइम टू यूज पावर ऑफ बोरोइंग। A company can exercise its borrowing powers only after it is entitled to commence its business। यानी कि कोई भी कंपनी अपने बोरोइंग पावर को कब यूज कर सकती है? जब उसको बिजनेस को कमेंस करने का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद ही वो बोरो कर सकती है। अगर वो ऐसा नहीं करती है और कोई भी अगर डिफॉल्ट फॉलो किया जाता है तो उस केस में कंपनी को 5,000 रुपये की पेनल्टी भरनी पड़ सकती है और जो भी ऑफिसर्स इसमें इंक्लूडेड होंगे उनको 1,000 रुपीज़ की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। क्लियर। तो केवल और केवल बिजनेस के कमेंसमेंट के सर्टिफिकेट के मिलने के बाद ही कोई भी कंपनी अपनी पावर ऑफ बोरोइंग को यूज कर सकती है। ओके। द नेक्स्ट प्रोविजन इज पर्सन्स ऑथराइज्ड टू बोरो। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ये केवल
लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिस्ट करती है। तो ये खुद से तो बोरो नहीं कर सकती है, तो कंपनी के बिहाफ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर दी गई है कि वो कंपनी के डिफरेंट ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए फंड को बोरो कर सकते हैं। इट मीन्स दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी हैज द पावर्स टू बोरो ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। लेकिन इसके लिए भी क्या कंडीशन है, एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। जब तक बोर्ड की मीटिंग में रिजोल्यूशन पास नहीं किया जाएगा तब तक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो भी फंड को बोरो नहीं कर सकते। पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द पावर टू मॉर्गेज और चार्ज असेट्स। द पावर टू बोरो नेचुरली इंप्लाइज द पावर टू मॉर्गेज और चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। क्योंकि अगर आप फंड को बोरो करते हो विद सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के तौर पर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कंपनी की असेट को चार्ज करना पड़ेगा या उसको मॉर्गेज पर देना पड़ेगा। यानी कि जब आप पावर टू बोरो की बात करते हो तो पावर टू बोरो के साथ साथ ऑटोमेटिकली पावर टू मॉर्गेज और पावर टू चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इंक्लूड हो जाता है। क्योंकि विद सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी के तौर पर आप कंपनी की कोई ना कोई असेट्स को चार्ज करोगे या उसको मॉर्गेज पर दोगे। तो पावर टू बोरो मीन्स पावर टू मॉर्गेज और चार्ज असेट्स ऑफ द कंपनी। पॉइंट क्लियर हो गया। एंड द लास्ट वन इज द सर्टेन असेट्स कैन नॉट बी मॉर्गेज्ड और चार्ज्ड। कंपनी की आप ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, मॉर्गेज या चार्ज कर सकते हो, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज को इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता। क्या क्या वो प्रॉपर्टीज है? द फर्स्ट वन इज द अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। यानी कि जो कैपिटल अभी तक अनकॉल्ड की कैटेगरी में है, यानी कि जिसका पेमेंट अभी शेयर होल्डर्स के द्वारा नहीं लिया गया है, वो अनकॉल्ड कैपिटल इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। दूसरा इसके अंदर कंपनी की जो रिजर्व कैपिटल है, रिजर्व कैपिटल को भी हम मॉर्गेज नहीं कर सकते। तीसरा इसके अंदर दैट इज अमाउंट्स गारंटीड बाय द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यानी कि जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अकॉर्डिंग फॉर्म की जाती है और उसमें जो कंपनी के मेंबर्स हैं उन्होंने जिस पर्टिकुलर अमाउंट को पे करने की गारंटी ले रखी है, उस अमाउंट को भी आप मॉर्गेज या चार्ज नहीं कर सकते हो। और इसके साथ साथ जो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट हैं उन्हें भी चार्ज या मॉर्गेज नहीं किया जा सकता। इनके अलावा कंपनी की जितनी भी असेट्स हैं उनको मॉर्गेज या उनको चार्ज किया जा सकता है। ओके, सो दीज ऑल आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग द बोरोइंग पावर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। ओके, थैंक यू।